हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और स्वागत है आपका आर्या साइको ब्रेन पर। तो आज हम करने वाले हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी। उसके अंदर जो छोटा सा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सबसे छोटा सबसे पहले वाला। छोटा तो खैर नहीं है, बहुत बड़ा है ये। इसको करने वाले हैं और 20 नंबर की वेटेज रखता है आपके पेपर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो सब टॉपिक है जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। वो है अपने आईसीटी, कंप्यूटर का टाइप और उसकी जनरेशन, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, लैंग्वेज के प्रोसेसर, टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये 6 टॉपिक आज की क्लास में A to Z मैं आपको कराने वाली हूँ। मैंने पहले भी रखे हैं, लेकिन आज मैं इसको रिवाइज कराऊंगी। कीवर्ड पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। उसके बाद इस क्लास को देखने के बाद आप क्या करना है, आपको इस पीडीएफ को रिवाइज करना है। जो आपने पढ़ा है वो आपको याद रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ, ये जो 6 टॉपिक है, ये 6 टॉपिक के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसमें? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यहीं से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेमोरी से मिलेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, टेलीग्राम जो है अपना आर्या साइको ब्रेन, इंस्टाग्राम आर्या साइको ब्रेन, आप फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारी पीडीएफ नोट्स वगैरह यहीं पर मिलेंगी। ठीक है जी, आज तक जो पढ़ाया हुआ है उसकी पीडीएफ नोट्स भी यहीं पे मिलेंगी आपको। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कल, तो कल नॉलेज ऑफ आईसीटी में अपना जो दूसरा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको कवर करेंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे। साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो सिर्फ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होंगे। आज की क्लास में मैंने मिक्स क्वेश्चन रखे हैं। चलिए, लिखा हुआ है बेनिफिट ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो हम पढ़ रहे हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आईसीटी का क्या होता है। फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या फुल फॉर्म है बताइए मुझे जरा। बिल्कुल करेक्ट, यही होगी फुल फॉर्म। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ आईसीटी में, इसकी विशेषताएं, बेनिफिट क्या क्या है आईसीटी के एजुकेशन में। तो सबसे पहला है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। क्या है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग? इसमें किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है? इसमें फोकस किया गया है इंडिविजुअल के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर फोकस किया गया है। इसमें जो लर्निंग जो सीखते हैं, जो आप यहाँ पे आप क्लास ले रहे हो, तो आप इंडिविजुअल बैठ के ही तो ले रहे हो, ग्रुप में तो नहीं पढ़ रहे, है ना। आप क्लास ले रहे हो, यहाँ पर फ्लैक्सिबिलिटी है इसमें, आपकी मर्जी। आप वीडियो बीच में स्किप कर सकते हो, पूरा देख सकते हो, इसको छोड़ के आप कुछ और देख सकते हो, राइट। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग, यहाँ पर क्या होगा इंडिविजुअलाइजेशन लर्निंग में, जब आप स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, तो वहाँ पे ग्रुप में पढ़ाया जाता है। ग्रुप में पढ़ते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी टॉपिक में, आप डाउट पूछने में हेजिटेट फील करते हो। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग का एक फ़ायदा है, इसमें आप बेझिझक होकर डाउट पूछ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग में, यहाँ पर आप अपनी जो लर्निंग की स्पीड है उसको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ने हैं, या फिर आज आपका मूड नहीं है पढ़ने का, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए, उसके बाद है आपका इंटरैक्टिविटी। इंटरैक्टिविटी क्या होता है? इसमें आप अच्छे से इंटरैक्ट कर सकते हो। किसके साथ? अपने कंटेंट के साथ जो आप पढ़ रहे हो। आपकी मर्जी है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको साइंस पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, मर्जी है आपकी। या फिर आपको एक जो टॉपिक है जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर एग्जांपल, आपको आता है, अच्छे से आता है, आप इसको स्किप करके दूसरा पढ़ सकते हो, राइट। चलिए, उसके बाद है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। आपकी मर्जी है, आप किसी भी टाइम देखो, कहीं से भी देखो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि 9 बजे यहाँ पे आपकी पहली क्लास है, तो आपको 9 बजे आ जाना है, चाहे आप कहीं से भी हो, डिपेंड नहीं करता। उसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिव एंड वाइडर रीच। यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है आप
अभी आप क्लास देख रहे हो तो आपने इस क्लास को देखने के लिए क्या खर्चा करा है? आपने सिर्फ अपना नेट का रिचार्ज कराया है और तो कुछ नहीं कराया, तो पैसा इतना नहीं लगा, लेकिन देखो आपको भरपूर मात्रा में कंटेंट मिल रहा है, आप इसका फायदा ले सकते हो, है कि नहीं? और यहीं से इसी कंटेंट को पढ़कर बहुत से बच्चे सिलेक्ट भी होंगे, सिलेक्शन भी लेंगे। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने कितनी मेहनत करी है, अब आपने कितनी तपस्या करी है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड वाइडर रीच, उसके बाद डाइवर्स ऑडियंस। डाइवर्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो ऑडियंस होती है वो डाइवर्स है, अलग अलग जगह से है। यूनिफॉर्म क्वालिटी, क्वालिटी एक जैसी है, सबको एक जैसा कंटेंट मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं हम इसको। उसके बाद है कंप्यूटर की जनरेशन। उससे पहले टाइप होते हैं आईसीटी के। इसमें अगर मैं बात करूं, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक होता है आपका देखो आईसीटी के टाइप, वैसे तो आपके टाइम के आधार पर भी होते हैं। टाइम के आधार पर पुराना जो आईसीटी के साधन थे वो नए हैं आजकल। नए में आपके सारी ऑडियो वीडियो एड्स ये सारे आ जाएंगे। पुराने में आपके यही रेडियो, टेलीफोन, इसमें स्टैंडर्डाइज कंप्यूटर आ जाएंगे नए में। उसके बाद यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है आपका जो आईसीटी है, वो ब्रॉडकास्ट ऑफ टाइम के हिसाब से कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये डिवाइड किया गया है आपके दो टाइप्स में। एक होता है आपका सिंक्रोनस मीडिया, दूसरा होता है आपका एसिंक्रोनस मीडिया। अब सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस, यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा है पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो सिंक्रोनस मीडिया होता है, इसमें होता है कि आप एक ही टाइम पर हो, जब आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो देखो एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल दूंगी आपको। जैसे वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल इज अ एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस मीडिया। और आपकी जो लाइव क्लास होती है, एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस मीडिया। यहाँ पर आपने क्वेश्चन पूछा है तो आपको रिप्लाई भी तुरंत मिल रहा है। और एसिंक्रोनस की बात करें तो यहाँ पर आप जो है, आप जैसे कि मैसेज कर रहे हो, जब मैसेज देखा तो उसका रिप्लाई मिल गया, वो किसका एग्जाम्पल है? एसिंक्रोनस का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपके जो बुक्स वगैरह हैं ये आ जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपका एसिंक्रोनस में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का। अब फाइनली बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन की। आपको सिंपल पता है कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो इन पर टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। नहीं मैडम, हमें तो थोड़ा सा बता दीजिए कंप्यूटर के बारे में, उसके फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अच्छा, अब आप ये सोच रहे हो मुझे कैसे पता लगा? आपके दिल की बात समझ लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ मैं। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंप्यूटर। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, सबको पता है, बेसिक चीज़ है, 7th 8th में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश के कंप्यूटर से बना होता है। सबसे पहले जो कंप्यूटर है वो किसके लिए यूज़ किया गया था? कैलकुलेटिंग डिवाइस था सबसे पहले ये। उसके बाद धीरे धीरे उसको मॉडिफाई किया गया। हम पढ़ेंगे इसको कंप्यूटर के जनरेशन में। अब उसके बाद जो फीचर्स होते हैं कंप्यूटर के, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद बात करें फीचर्स जो होंगे, कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे, पहला है आपका बाइनरी बेस्ड। यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की भाषा को समझेगा। यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम करेगा कंप्यूटर। इतनी एक्यूरेसी के साथ तो आप भी नहीं करते हो। उसके बाद है मल्टी प्रोसेसिंग, एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम कर लेगा, बहुत मेहनत करता है। मेमोरी इसकी बहुत शार्प होती है, तीव्रता के साथ काम करता है। तो ये सारी क्या होंगे? इसकी विशेषताएं होंगी। अगर बात करते हैं ये जनरेशन की, तो यहाँ पर देखो 5 जनरेशन है। पहली जो जनरेशन है इसमें क्या आए थे? वैक्यूम ट्यूब यूज किए गए थे। दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट, 4th जनरेशन में आपके माइक्रो प्रोसेसर, और 5th जनरेशन में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। अब यहाँ पे देख लो,
देखो, जो आपके पहले जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब यूज किए गए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं पहली जनरेशन में जो मेन मेमोरी थी वो कौन सी थी, वो यूज करी जाती थी मैग्नेटिक ड्रम। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो बाहर से जो एक्सटर्नल जो मेमोरी होती थी, ऑक्सिलरी जो मेमोरी होती थी, वो कौन सी यूज की जाती थी जी, वो पंच कार्ड, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन। अब यहां पर लैंग्वेज कैसी थी, यहां पे लो लेवल लैंग्वेज थी, यहां पे लो लेवल लैंग्वेज थी जिसको हम जैसे लोग नहीं समझ सकते, मशीनी लैंग्वेज, 0 1 वाली लैंग्वेज। उसके बाद दूसरी जो जनरेशन थी इसमें आपके ये वाले बड़े बड़े से ट्रांजिस्टर का यूज होता था। अब यहाँ पर जो मेमोरी इंट्रोड्यूस हो गई थी कौन सी, रैम और रोम, ओनली रैम और रोम, याद रखना है, ओनली रैम और रोम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुकी थी सेकंड जनरेशन में। अगर यहाँ पर बात करें अपनी जो ऑक्सिलरी मेमोरी थी, एक्सटर्नल जो मेमोरी थी, उसमें आपके मैग्नेटिक जो डिस्क वगैरह है वो यहाँ पे यूज हो चुके थे। यहाँ पर जो लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, वो आपकी असेंबली लैंग्वेज थी। कौन सी, असेंबली, पढ़ेंगे हम इसको आगे, असेंबली लैंग्वेज। अगर यहाँ पर बात करें थर्ड जनरेशन, ये थोड़े मोटे मोटे से थे लेकिन पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड थे। जो ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें आपके यूज़ करे जाने लगे क्या, मेन जो इनोवेशन इसमें क्या थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब उसके बाद यहाँ पर मेन मेमोरी कौन सी थी, यहाँ पे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और डायनामिक रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद यहाँ पर आपके हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद अगर बात करें फोर्थ जनरेशन, ये थोड़े पतले पतले थे, ये थोड़े मोटे मोटे थे, खाने को बहुत मिलता था इनको, लेकिन ये बेचारे अपना एक्सरसाइज वगैरह करके अपने शरीर को मेंटेन कर रहे थे फोर्थ जनरेशन वाले। अब मेजर इनोवेशन क्या हुई थी फोर्थ जनरेशन में, क्या हुई थी बताओ मुझे। बिल्कुल, यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ चुके थे। कौन से, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अब अगर मैं फिफ्थ की बात करूँ ना, तो फिफ्थ में आपके अल्ट्रा लार्ज आ चुके थे। यहाँ पे तो सिर्फ लार्ज थे और फिफ्थ में आपके अल्ट्रा लार्ज आ चुके थे। क्या समझे, सही समझे। और यहाँ पे जो फोर्थ जनरेशन है वहाँ पर मेमोरी की बात करूँ तो मेमोरी आपकी EEPROM, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर देखो आगे मेमोरी में ही समझाऊंगी आपको, फिलहाल छोड़ो। ये है अपना, और फिफ्थ जो जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन जो है आपकी AI बेस्ड है, इसमें AI को इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर दिया गया था। और यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए, इसके बाहर आपको कुछ नहीं आएगा इसमें। अब फटाफट से एक क्वेश्चन करो और बताओ मुझे इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अरे मैडम इतना बच्चों सा क्वेश्चन, ये तो हम कर लेंगे 2 मिनट में, तो करो फिर। 2 मिनट तो ज़्यादा बोल दी, 2 सेकेंड। बेसिक है, जावा है, ट्रेनिंग है और C++ है। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे बेसिक हमने पढ़ी है, जावा, C++, ये क्या है, अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो ट्रेनिंग है ये यहाँ पे क्या नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब इनको समझ लेते क्या होते हैं। अच्छा देखो, पहले तो आपको बेसिक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, बेसिक की यहाँ पे फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है फुल फॉर्म, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिकल इंस्ट्रक्शन कोड। क्या होती है यहाँ पे समझ लो, आप बोल देती हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट ही होएगा ज़्यादा। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिकल इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक की फुल फॉर्म होती है। तो जो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा टॉपिक एब्रीविएशन वाला, तो जो भी फुल फॉर्म आती है उनको थोड़ा सा अपने अलर्ट हो जाओ, अपने कान खड़े कर लो जहाँ पे फुल फॉर्म आती है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर इसको बनाया किसने था, किसने बना था, आइडिया है किसी को। यहाँ पे कैमनी
और क्रूड्स ने। उसके बाद अगर बात करें जावा, जावा भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड्रॉयड के अंदर एप्लीकेशन बनती है जो। यहाँ पर 1995 में किसके द्वारा बनाया गया था, ये गॉसली के द्वारा। उसके बाद सी प्लस प्लस जो है, सी प्लस प्लस जो है अपनी अपनी क्या है, इसको बनाया था भाई बेजोरिन स्ट्रूपस्ट्रॉप ने। अगर यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है। अब अगर बात करें इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, यहां से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इससे समझो। देखो ये है आपके इनपुट डिवाइस, ये है आपके आउटपुट डिवाइस, ये बीच की आपकी क्या है, जो इनपुट और आउटपुट दोनों में ही आते हैं। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस में आपका जो कीबोर्ड है, ऑप्टिकल पेन है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, बार कोड रीडर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है इनपुट में, पढ़ेंगे हम। आउटपुट में आपका जो हेडफोन है, हेडसेट है, स्क्रीन है, आपका ये प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर है, स्पीकर है, लेज़र प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सारे क्या होते हैं, ये आउटपुट में आते हैं। चलिए एक एक करके समझेंगे इनको। अब समझो यहाँ पे इनपुट डिवाइस लिखे हुए सारे, पढ़ लो इनको जो भी लिखे हुए हैं। OMR, OCR, पंच कार्ड, ये सारे इनपुट में आएंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्सेसिंग द वेब, निम्नलिखित में से कौन सा वेब तक पहुंचने का तरीका नहीं है। वेब क्या होता है, एक जाल होता है, किसका, नेटवर्क, मतलब कि आपको इंटरनेट तक पहुंचाने का। तो बताओ जो नहीं है, ISDN नहीं है, मॉडेम, CPU और DSL। चलिए अच्छा, ISDN किसने बोला है, हमें फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, कैसे, ऐसे कैसे चलेगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब इसके तो नाम में ही भैया क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, नेटवर्क, तो ये कैसे नहीं पहुंचाएगा नेटवर्क तक, बिल्कुल पहुंचाएगा। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, बिल्कुल। और मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये आपका इनपुट में भी आता है और ये आपका आउटपुट में भी आता है। अब CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अच्छा यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे देखो जरा, आपके रिवीजन के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, पढ़ लेना। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है CPU। क्या है, CPU। चलिए अब समझते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को एक एक करके। पहले करेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्योंकि वो बहुत कम है, इनपुट तो बहुत ज़्यादा है। अब आउटपुट में मेन आपको ये चीज़ याद रखनी है, कौन कौन सी है। एक तो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर है, आपका मॉनिटर, आपका प्लॉटर है, और आपका क्या हो जाएगा, स्पीकर। क्या है, स्पीकर। ये चार तो आप रट लो, ठीक है। अब समझते हैं एक एक करके, इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा क्वेश्चन। देखो आपका जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर, अब मॉनिटर में क्या होगा, ये दो टाइप का होगा। पहले तो मॉनिटर पता है ना आपको, जो स्क्रीन पे दिखाते हैं कुछ। अब यहाँ पे CRT मॉनिटर है, सर्ट मॉनिटर, फुल फॉर्म क्या होगी, कैथोड रे ट्यूब। ये आपकी पुरानी टेक्निक थी जो पुराने टाइम पे यूज़ की जाती थी। और आजकल जो है ये आपके फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। क्या है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। अब यहाँ पर आपका अगर यहाँ पे बात करें, देखो जो सर्ट है ना, इसकी सिर्फ फुल फॉर्म याद करनी है, कैथोड रे ट्यूब, पुरानी टेक्निक है, बस हो गया जी। उसके बाद जो अपना ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर है, इसको भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन से आपके, वो है आपका एमिस डिस्प्ले
और दूसरा है आपका नॉन एमिसिव डिस्प्ले। अब एग्जाम्पल समझेंगे। देखो अब यहाँ पे जो एमिसिव है इसका एग्जाम्पल है लेड, एलईडी सबके घर में होगी ना एलईडी। अब यहाँ पे एलईडी की फुल फॉर्म क्या होगी? एलईडी क्या होगी? लाइट एमिटेड डायोड, समझ लो लाइट एमिटेड डायोड। और ये जो एलईडी है ये आपकी नई है, फिलहाल के लिए इतना समझो। उसके बाद ये किस में है? एमिसिव में है। और जो नॉन एमिसिव डिस्प्ले है वो उसमें आता है आपका एग्जाम्पल किसका? एलसीडी। एलसीडी पहले होती थी, एलईडी आजकल नई नवेली दुल्हन। अब एलसीडी हो चुकी है पुरानी, फुल फॉर्म क्या होगी? लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड आपका क्रिस्टल डिवाइस। अब ये एलईडी जो है वो मोटी होती है कंपेयर टू एलसीडी, मोटी होती है कंपेयर टू एलईडी। गलत बोल रही हूँ मैं। एलसीडी जो है ये थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन जो एलईडी है ये क्या हो गई? ये पतली होती है, ठीक है। और मेन जो डिफरेंस होता है एलईडी और एलसीडी में, जो एलईडी है और एलसीडी है, अब जो एलईडी है ये महंगी भी होती है, पतली भी होती है और आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और जो एलसीडी है ये आंखों को डैमेज कर देंगी, मतलब कि आंखों को नुकसान ज़्यादा पहुंचाती है एलसीडी। ये वाली एलसीडी मोटी होती है लेकिन ये पतली होती है। इतना सा डिफरेंस आपको याद करना है। उसके बाद अगर आपका जो मॉनिटर है इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा? इसकी स्क्रीन कैसी हो जाएगी? ब्लैक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बिल्कुल काला काला अंधेरा हो जाएगा इसकी आंखों के आगे। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वीडियो की क्वालिटी। किसकी? वीडियो की क्वालिटी जो आप देख रहे हो इसकी भी क्वालिटी। इस वीडियो की क्वालिटी जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। वो कौन सा है आपका? वो आपका पिक्सल है, दूसरा है आपका रेजोल्यूशन है। कौन सा? रिजोल्यूशन। उसके बाद आपका डॉट पिच। इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं किसकी? वीडियो की क्वालिटी। अगर मैं बात करूं आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रिंटर। अब प्रिंटर में 2 टाइप के प्रिंटर होती हैं। कौन सा? एक तो आपका इम्पैक्ट होता है, दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट। कौन सा? नॉन इम्पैक्ट। अब क्या मतलब है जी, बता दो इनका भी। तो सुनो, जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो आपका पुराना है। यहाँ पे जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें आपका जो है जो आपकी मशीन होगी उस पर पेपर टच करेगा, पेपर को टच होता है इसमें, और बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं जब इसमें प्रिंट किया जाता है। अब इतना ही नहीं, अभी तो रुको। आपका जो इम्पैक्ट है इसको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? आपका करेक्टर है, करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर है, और दूसरा आपका लाइन प्रिंटर। कौन सा? लाइन प्रिंटर। क्या समझे? मतलब हम ये समझे, जो करेक्टर होता है, करेक्टर इज अ एग्जाम्पल ऑफ अक्षर। अक्षर से समझे, एक अक्षर। तो यहाँ पर यही सेम मतलब है। जो करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये एक एक अक्षर को प्रिंट करते हैं, एक एक अक्षर को। अब इस जो ये अपना करेक्टर प्रिंटर है इसके भी फर्दर कितने? 2 टाइप्स होते हैं। देखो यहाँ पे लिखती हूँ, आपका जो करेक्टर प्रिंटर है इसके आगे 2 टाइप्स होते हैं। आपका डॉट मैट्रिक्स है। डॉट मैट्रिक्स तो बेचारा क्या करेगा, जब आपका पेपर होता है, आप पेपर को प्रिंट करते हो, तो जब पेपर प्रिंट होके आएगा इसके इस साइड भी डॉट होगा और इसके इस साइड भी, दोनों साइड डॉट होगा, समझे। और इसको जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को डेली यूज़ के लिए, मतलब कि डेली यूज़ किया जाता था। डेली यूज़ में ये अच्छा था डॉट मैट्रिक्स। अगर बात करें दूसरा करेक्टर प्रिंटर का ही टाइप, डेजी व्हील। कौन सा? डेजी व्हील। अब डेजी व्हील बड़ा ही चतुर है। अब करेगा तो ये भी एक एक अक्षर को ही प्रिंट, लेकिन ये डेली हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये भाई बहुत स्लो काम करेगा, लेकिन बढ़िया काम करेगा।
ज़्यादा रिलायबल होगा किससे? डॉट मैट्रिक इम्पैक्ट प्रिंटर से, डेजी व्हील। इसीलिए आराम आराम से काम करेगा, लेकिन डेली हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, काफ़ी हमारा पूरा दिन ही लग जाएगा इसमें, डेजी व्हील में। अब ये जो सरकारी कामकाज होते हैं ना, उसमें इस डेजी व्हील को ज़्यादा यूज़ किया जाता था पुराने टाइम पे। अब इसका नाम ही डेजी व्हील क्यों है? अब आपको पता है, ये एक जो डेजी जो अपना फ्लावर था उसकी शेप में था, इसलिए इसको नाम ये दे दिया गया था। चलिए, अब यहाँ पे तो ख़त्म होती है कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर में जो कैरेक्टर अपना प्रिंटर है उसके जो दो टाइप हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ लाइन प्रिंटर की, लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर जो है इसको भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, ये बड़े चतुर हैं। इसमें आपका है ड्रम प्रिंटर, सही से नहीं लिखा जा रहा है तो आप प्लीज़ समझें जो मैं बोल रही हूँ। ड्रम प्रिंटर है, दूसरा आपका चेन प्रिंटर। अब जो ड्रम प्रिंटर होता है वो ड्रम की शेप में होता है, ऐसे ड्रम की शेप में होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया ड्रम प्रिंटर। और यहाँ पे जो चेन प्रिंटर है ये इस टाइप का होता है, चेन प्रिंटर। इसमें आप फ़ॉन्ट को इजीली चेंज कर सकते हो। बस आपको इतना याद रखना है, इस प्रिंटर में जो इम्पैक्ट है वो पुराना है और नॉन इम्पैक्ट वो नया है। और इसमें जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है वो सिर्फ एक एक अक्षर को प्रिंट करता है, और जो लाइन प्रिंटर है वो पूरी की पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। बात आई समझ में? आ गई। अब यहाँ पे जो नॉन इम्पैक्ट है ये बेचारा सिंपल सा, शरीफ सा, अच्छा सा, प्यारा सा है, नॉन इम्पैक्ट। इसमें सिर्फ दो ही टाइप है, एक आपका लेज़र है, क्या है? लेज़र है। दूसरा आपका क्या है? इंकजेट है। कौन सा? इंकजेट है। अब जो लेज़र और इंकजेट, थोड़ा सा इनका मतलब समझो। जो लेज़र प्रिंटर होता है इसमें यूज़ किया जाता है टोनर, और जो इंकजेट होता है इसमें यूज़ किया जाता है इंक। और यहाँ पर जो टोनर होता है वो काफ़ी डेंजर होता है, पता है ना आपको? हाँ जी पता है। पाउडर साइज में डालना पड़ता है लेज़र प्रिंटर में, और इसमें तो आपको पता है जी कलर प्रिंटिंग होती है, अपना जो कलर इसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद जो लेज़र प्रिंटर होता है इसको वाइडली यूज़ किया जाता है, ऑफिस में कर लो, घर पे कर लो, कहीं भी कर लो, मर्जी है। लेकिन जो आपका इंक प्रिंटर होता है मेनली इसको घर के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए ही हम यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा इनका बेसिक डिफरेंस है। लेज़र में टोनर यूज़ किया जाता है और इंक में तो स्याही ही यूज़ करी जाएगी। चलिए, अब थोड़ा सा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जो प्रिंटर है उसकी यूनिट्स होती हैं। CPS मतलब कैरेक्टर पर सेकंड, आपका LPM मतलब आपका लाइन पर मिनट। आपको सिर्फ ये थोड़ी सी फुल फॉर्म याद करनी है। अब है आपका DPI मतलब कि डॉट पर इंच। देन आपका PPM होता है पेज पर मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो ये है आउटपुट है, इसमें एक बचता है आपका प्लॉटर। अब प्लॉटर क्या होता है जी? प्लॉटर होता है जो बड़े बड़े आपके पोस्टर होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए इस प्लॉटर का यूज़ किया जाता है, बस हो गया और कुछ नहीं। अब देख लो अपने इनपुट तो बहुत ज़्यादा है। अब इस कीबोर्ड को तो मैं आपको कराऊंगी कीबोर्ड वाले टॉपिक में ही, जो अपना कीबोर्ड का टॉपिक अलग से दे रखा है उसमें ही करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर किसकी बात करेंगे पहले? OMR। आपका जो पेपर है वो भी OMRS बेस्ड है, बिल्कुल है जी। OMR क्या है? इनपुट डिवाइस है। और आपका जो OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। MICR है, ये भी है आपका, फुल फॉर्म क्या हो जाती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब यहाँ पे जो MICR है ये यूज़ किया जाता है मेनली बैंक वगैरह में, ठीक है। जो आपके चेक हैं, बैंक अकाउंट नंबर है, इनको मतलब कि देखने के लिए, पढ़ने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ किसकी, आपका बार कोड रीडर है। क्या है? बार कोड रीडर। अब यहाँ पे आप दुकान में सामान लेने के लिए जाते हैं और वहाँ पर आपने क्या करा, अपना सामान जो आपने लिया वो दे दिया, फिर दुकान वाले ने क्या करा, जो उसके जो यहाँ पे इस तरह का कुछ साइन होता है बार वगैरह, उसको वो स्कैन करते हैं, फिर आपको बता देते कि इसके इतने पैसे हो गए। होता है ऐसा? बिल्कुल मैडम होता है ऐसा। तो वो होता है बार कोड रीडर। अब इस बार कोड रीडर में क्या होता है, इसमें टोटल ये 13 नंबर का होता है। इसमें जो पहले स्टार्टिंग के जो 2 नंबर होते हैं उसमें आपका देश का नाम होता है, किसका देश का नाम होगा। उसके बाद जो बीच के जो 5 अक्षर होते हैं उसमें आपकी कंपनी की सारी डिटेल होती है, किसने बनाया, क्या कुछ है, क्या फला फला सारी चीज़ें।
एंड देन अगर बात करें जो नेक्स्ट के 5 होते हैं उसमें आपके प्रोडक्ट की डिटेल होती है, लाइक उनका प्राइस वगैरह क्या है क्या नहीं, सब कुछ इसमें क्या कुछ मिक्स है, सारे प्रोडक्ट की डिटेल उसमें होती है। देन आपका जो लास्ट का बच गया उसमें क्या होता है, वो क्वालिटी को चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी एक चीज़ और आती है, वो आती है आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब ये मेनली होता है एक पतली सी छोटी सी प्यारी सी सिलिकॉन की चिप होती है। अब जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप अपने पार्सल को ट्रैक करते रहते हो कि मेरा यहाँ तक पहुँच चुका है ना, तो वो इसी के ज़रिए, इसी की क़यामत से होता है सब कुछ। उसके बाद आपका माउस, ये क्या होता है, ये माउस भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। मेनली होता क्या है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ये बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, किसमें, केवीएस के एग्जाम में। पॉइंटिंग डिवाइस है आपका। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद करनी है, आपके पॉइंटिंग डिवाइस कितनी होती हैं। आपका जो जॉयस्टिक है वो भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है, आपका जो लाइट पेन है वो भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ये आपके क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस हैं। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं किसकी, टच स्क्रीन है, माउस है। माउस में तो आपको पता है 2 बटन्स होते हैं, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, है ना, इस तरह का। अब माउस के जैसा एक होता है ट्रैक बॉल, माउस के जैसा होता है बिल्कुल सेम। अब यहाँ पे ये आपका माउस है इस तरह का, और उसमें एक बॉल होती है, मतलब कि आपकी जो गोल गोल सी गेंद, उस तरह का होता है ट्रैक बॉल, और इसमें कुछ नहीं है। अल्टरनेटिव ही होता है माउस का। उसके बाद आपके ये आउटपुट डिवाइस है, आपका यहाँ पे प्रोजेक्टर है, मॉनिटर, आपका जो एलईडी है, एलसीडी है, जो सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब, आपके जो प्रिंटर्स है ऑल टाइप्स के, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, हेडफोन्स है, स्पीकर है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, एंड ऑल दैट। अब क्वेश्चन मुझे बताओ, क्वेश्चन कहता है अनदर वर्ड फॉर द सीपीयू इज, सीपीयू को आप क्या कहोगे, एग्जीक्यूट है, माइक्रो प्रोसेसर है, नन ऑफ दीज है, या फिर डिकोड कहोगे। बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट होएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पर जो अनदर वर्ड है कंप्यूटर का, सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। चलिए अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहाँ से आ गया। देखो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको मिला के जोड़ के कौन रखता है, ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये रखता है। अब यहाँ पे ना 2 प्रकार की चीज़ें होती है कंप्यूटर में, आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। जी हमें सबको पता है 2 होते हैं। तो आपको ये भी पता है जो हार्डवेयर होता है वो हार्ट होता है, जिसको आप टच कर सकते हो, है ना, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसको आप टच नहीं कर सकते। क्या होता है, हार्डवेयर को टच कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखो जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना, इसके फर्दर टाइप हैं कौन कौन से। एक आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या है, सिस्टम। और इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आगे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, डिवाइस ड्राइव है, और आपका BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ होते हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन आपकी मर्जी है, आपका मन करा तो डाउनलोड कर लिया, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपने अनइंस्टॉल कर दिया, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका जनरल पर्पज़ का, एक होता है आपका स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो जनरल पर्पज़ जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, आपका एडोब फोटो स्कैनर है, ये सारे आपका क्या है, जनरल पर्पज़ के। और स्पेसिफिक में जैसे आपने कोई टिकट की रिजर्वेशन करानी है, हेल्थ चेकअप कराना है, या फिर इन सारी चीज़ें जो स्पेशल चीज़ें होती हैं उसमें आपका स्पेशल पर्पस होता है, और आपका जो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद एक होता है आपका यूटिलिटी, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस यूटिलिटी में क्या होता है, इसमें होता है
ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके फ़ोन में, कंप्यूटर में पड़े रहते हैं, ठीक है। आप इनको खोल कर नहीं देखते, इनका यूज़ नहीं करते, लेकिन ये अपना काम खुद ब खुद जानते हैं, खुद कर लेते हैं, समझाने की, बताने की इनको ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीवायरस है। अब एंटीवायरस जो है आपके फ़ोन में है, लेकिन वो काम कब करेगा जब आपके फ़ोन में कोई वायरस घुस जाता है, तब इसका काम यहाँ पे स्टार्ट होता है। और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम खुद ब खुद जानता है, कर लेगा, ठीक है। ये होते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये एग्जाम्पल देख लो ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के। आपका एंड्रॉयड आपके फ़ोन के लिए, एप्पल के लिए iOS है, लिनक्स है, आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। अब आ जाता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मज़ेदार, MS ऑफिस से रिलेटेड। तो बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इज़ मोड। कहने का मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पेज है, ठीक है, वो किस मोड में खुलता है? लैंडस्केप मोड में, प्रिंट व्यू में, पेज सेटअप में, या फिर पोर्ट्रेट में? चलो दिमाग लगाओ, बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा अपना पोर्ट्रेट मोड। अब ये क्या होता है इसको भी समझा दीजिएगा। चलिए बिल्कुल, देखो अब यहाँ पे जो देखो पेज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका देखो यहाँ पे ना कीवर्ड लिखती हूँ, पोर्ट्रेट है। दूसरा आपका लैंडस्केप का, लैंडस्केप मोड में ये वाला और ये वाला, दो टाइप के होते हैं। अब जो पोर्ट्रेट वाले होते हैं ना, आपने देखा होगा, आप अपने फ़ोन में फ़ोटो खींचते हो, किसमें? पोर्ट्रेट मोड में। और उस पोर्ट्रेट मोड में होता क्या है, आपने यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया तो वो सिर्फ आपके फेस को ही लेगा अच्छे से क्लियर, और पीछे का क्या हो जाएगा? ब्लर हो जाएगा। कुछ ऐसी बात होती है पोर्ट्रेट में? हाँ जी मैडम, बिल्कुल होती है। तो चलिए, तो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड होता है ना जी, ये आपका इस तरह का होता है। इसमें आपकी जो लंबाई, ये वाली जो लंबाई है ना वो ज़्यादा होती है, और ये जो वाली चौड़ाई है वो कम होती है। बात आई समझ में? आ गई। अब जो ये पोर्ट्रेट मोड है, ये आपका MS वर्ड और आपका MS एक्सेल, लिख देती हूँ, देखो MS वर्ड है और एक्सेल है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड और MS एक्सेल में ये पोर्ट्रेट पेज खुलता है। और जो लैंडस्केप का क्या चक्कर है इसका भी समझो। तो यहाँ पर ये बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, ये इस तरह का पेज होता है। इसकी जो चौड़ाई है ना, ये वाली जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है, और इसकी जो ये लंबाई होती है ये कम होती है। आया समझ में जी? अब ये जो लैंडस्केप वाला है, ये किस में खुलता है? पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, पावर पॉइंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट में ये पेज खुलता है, कौन सा? लैंडस्केप वाला। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब आया समझ में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पोर्ट्रेट। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ईमेल से रिलेटेड, आपके सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं कर रखा है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी क्या पता आफत पड़ जाए, क्वेश्चन आ ही जाए इस तरह का कोई है, तो फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। इजी क्वेश्चन है। तो चलिए थोड़ी सी मोटिवेशन की बात हो जाए। अब हमारी अराउंड 38 मिनट हो गए हमें पढ़ते हुए, थोड़ी सी मोटिवेशन की बात यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, आपके पेपर को बहुत ही कम टाइम है, अभी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक भूखा शेर है। क्या है? भूखा शेर है। और यहाँ पर जो शिकार होता है ना, ये बैठा शिकार। अब शिकार खुद ब खुद चल के इसके मुंह में नहीं आएगा कि भाई शेर जो है भूखा है और ये जंगल का राजा है, चलो इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, और हम खुद ब खुद उठ के चले जाते हैं शेर के मुंह में उसका भोजन बनने के लिए। नहीं होगा ऐसा, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये नौकरी है आपकी, यहाँ पे नौकरी है और यहाँ पर बैठे हो आप, तो नौकरी खुद ब खुद आपके हाथ में नहीं आएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यही टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, मेहनत करो। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपका कीमती है। ये वाला जो टाइम है ये गोल्डन टाइम है। प्लीज़ मेहनत करो, नौकरी आपके हाथ में होगी अब की बार, ठीक है? तो चलिए अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। एनर्जी आ गई है अब आप में। चलिए, यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन यू सेंड बाय ईमेल? ईमेल के द्वारा आप किस प्रकार के डेटा को यहाँ पे भेज सकते हो? ऑडियो है, पिक्चर है, आपका वीडियो है, या फिर सारे के सारे को भेज सकते हो? बताओ।
ईमेल तो सभी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आप जो है इन सभी प्रकार के डेटा को भेज सकते हो मेल के द्वारा। अब इस मेल की थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लेते हैं, क्या चक्कर है इसका, चलिए बता दीजिएगा। तो यहाँ पे 1973 में 1971 में आया था ये, और फादर ऑफ ईमेल किसको कहा जाता है, रे टॉमलिंसन को। अब इसका नाम सुनकर याद आया कुछ, याद आया कुछ इसका नाम सुन के? हाँ जी मैडम आ गया। क्या याद आया? इसका नाम सुनकर हमें याद आया कि इसने अपना पहला वेब ब्राउज़र भी बनाया था, और जिसका नाम इन्होंने रखा था www। क्या रखा था? www। ये आपका इंटरनेट वाले टॉपिक में जो आपका दे रखा है आपका इंटरनेट, उसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो रे टॉमलिंसन जो था इसने, नहीं भाई रे टॉमलिंसन ने नहीं बनाया था, वो टिम बर्नर ली ने बनाया था। सॉरी यहाँ पे किसने बनाया था? टिम बर्नर ली ने। हाँ, तो टिम बर्नर ली ने अपना पहला वेब ब्राउज़र बनाया था, जिसका नाम इन्होंने www रखा था, और किसके ऊपर बेस्ड था ये? HTML के ऊपर बेस्ड था। हाँ, अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ मेल की, तो ये अपना रे टॉमलिंसन ने 1971 में, अब इस मेल में एक ये @ का भी साइन होता है कि नहीं? बिल्कुल सबका होता है। तो यहाँ पे @ का जो साइन है वो कब जोड़ा गया था? 1972 में जोड़ा गया था, ठीक है, बिल्कुल। अब या अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत जो है, भारत में मेल का फादर किसको कहा जाता है, मतलब जिसने इंट्रोड्यूस करा है? तो वो है अपने सिबा आयुदुराई। आपके जो है सिबा आयादुराई, ये भारत में मेल का फादर इनको कहा जाता है। उसके बाद एक दिन में आप मैक्सिमम कितने मेल भेज सकते हो? 500 भेज सकते हो। कितने? 500। एक दिन में मैक्सिमम मेल 500 आप भेज सकते हो। अब आप कहोगे मैडम कंपनी वाले तो हमारे पास दिन में 1000 मेल भेज देते हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप 500 ही भेज सकते हो? भाई वो पे करते हैं इसके लिए, क्या करते हैं? पे करते हैं। तो हम तो फ्री यूज़र हैं, हमें तो फ्री में चाहिए सब कुछ। तो जो है एक दिन में जो फ्री आप मैक्सिमम जो मेल भेज सकते हो वो 500, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे एक और सेम इसी चीज़ की बात करें, एक बार में जो आपकी कार्बन कॉपी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, इन सबको मिला के एक बार में CC BCC करके आप कितने मेल को भेज सकते हो? आइडिया है? बिल्कुल, यहाँ पर 100 भेज सकते हो। कितने? एक बार में CC BCC को मिलाकर आप 100 मेल तक भेज सकते हो। चलिए, अब ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है कि एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती है? मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर ये सारे ही करेक्ट हैं? इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट में आप मुझे ये बताओगे आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, कंटिन्यू करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है, और कौन सा टॉपिक किस हिसाब से चाहिए वो भी मुझे आप बता सकते हो। साथ में अपनी फीडबैक अपने प्यारे प्यारे हाथों से जो कमेंट करते हो उसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, कर दिया करो, हैं? पैसे नहीं लगते कमेंट करने के। तो चलिए, अब ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि डैश, एक मिनट रुको। क्वेश्चन कहता है कि डैश जो है वो अपनी व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत साबित करके आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। कहता है कि जो इंडिविजुअल है वो ऑब्टेन करता है आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, फाल्सिफाइंग देयर आइडेंटिफाई, अपनी आइडेंटिटी को वो छुपा रहा है। अब गलत बता रहा है, अपनी आइडेंटिटी गलत बता रहा है, और आपसे आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो गोपनीय जानकारी है वो आपको प्राप्त करने की वो कोशिश कर रहा है। तो इसको आप क्या कहोगे? साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। क्या है? साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। आपका फिशिंग ट्रिप है, फिशिंग स्कैम है, कंप्यूटर वायरस है, या फिर स्पाईवेयर मालवेयर है। अब हमने फिशिंग को देख लिया। ये फिशिंग
चलो, फिशिंग और फिशिंग स्ट्रिप और फिशिंग स्कैम, हम तो मैडम इन दो में कंफ्यूज हो रहे हैं। इनको तो चलो हमने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन ये बड़ी कंफ्यूज कर रहे हैं हमें। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, ट्रिप नहीं होगा, स्कैम होगा, फिशिंग स्कैम इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब है आपके ट्रांसलेटर। अब इसमें क्या होता है इसको भी समझ लेंगे। ये लैंग्वेज के प्रोसेसर्स होते हैं। आप ट्रांसलेट कैसे करोगे? एक आपका असेंबलर है, एक आपका कंपाइलर है, एक आपका इंटरप्रेटर है। अब यहाँ पे जो असेंबलर होता है, ये असेंबली लैंग्वेज को, किसको? असेंबली लैंग्वेज को आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यहाँ पर आपके 0 व 1 प्लस आपके अल्फ़ाबेटिक होते हैं, कुछ ABCD है ना, इस तरह के सिंबॉलिकल प्रोग्रामिंग होते हैं, बेसिकली इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर इसको आप थोड़ा बहुत समझ लेते हो असेंबली लैंग्वेज को। अब यहाँ पर जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर में क्या होगा, ये हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज करेगा? मशीन लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। यहाँ पर जो कंपाइलर होता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो मैडम थोड़ा सा डिफरेंस बता दो, ऐसे कैसे पहचानेंगे हम? अभी समझा देते हैं, अभी बताते हैं डिफरेंस। देखो, यहाँ पे जो इंटरप्रेटर होता है ना, वो देखो दोनों ही ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो आपका इंटरप्रेटर है वो आपको लाइन बाय लाइन क्या करेगा? लाइन बाय लाइन चेंज करेगा मशीन लैंग्वेज में, लाइन बाय लाइन। और जो कंपाइलर होता है, ये कंपाइलर बेचारा थोड़ा शरीफ है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, इसको पहले पढ़ेगा देन उसको चेंज करेगा। ठीक है, ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है और बाद में ये क्या देखेगा? एरर देखेगा। और जो इंटरप्रेटर होता है, ये एक लाइन इसने करी चेंज हाई लेवल लैंग्वेज मशीन में, देन आपका इसमें जो एरर आया उसको देख लेगा। और एरर जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको बग कहा जाता है, ये वाला बग। और इस एरर, इस बग को मतलब कि दूर भगाने के लिए क्या करा जाता है? डीबग करा जाता है। अगर मैं इंटरप्रेटर की बात करूं तो इसमें डीबग कैसा होगा? इसमें डीबग आपका फास्ट होगा, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन देख रहा है और लाइन बाय लाइन ये अपना एरर निकाल रहा है। तो इसमें जो डीबग है वो फास्ट हो जाएगा। और ये कंपाइलर, ये बेचारा शरीफ सा, इसमें जो डीबग है वो स्लो होगा। उसके बाद जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, उसको आप नहीं समझ सकते, वो मशीन की समझ में आएगी। ठीक है, और आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, अब जो आपकी जो मशीन लैंग्वेज है वो उसमें 0 व 1 हम बताते हैं, 0 व 1 होता है, 0 व 1 को समझता है कंप्यूटर। अब इसमें जो 0 होता है वो होता है अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स। और ए में क्या, 1 में क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स। ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये PYQ क्वेश्चन है। 0 व 1, 0 जहाँ पर अब्सेंस होता है इलेक्ट्रिकल पल्स, और जो 1 होता है जहाँ पे प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिकल पल्स। चलो अब आगे हमारी कंप्यूटर की मेमोरी, इसको समझ लेते हैं। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेमोरी है उसको 3 टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और कैचेस मेमोरी है। तो ये आपकी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ये जो प्राइमरी होती है ये मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड होती है। अब यहाँ से एक चीज़ और समझो, जो आपका जो मदरबोर्ड है, अब इस मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है PCB। और PCB मतलब इसका क्या होगा? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये दूसरा नाम है किसका? मदरबोर्ड का। अब अगर मैं बात करूं प्राइमरी की, तो प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम, आपका जो स्टैटिक है वो डायनामिक होता है। और रोम में क्या हो जाएगा? आपका प्रोम है, ई प्रोम है और ई प्रोम है। अब इसका क्या मतलब है? रोम बता रखा है, रोम जो है नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि ये स्थायी है। और रैम जो है ये अस्थायी है, वोलेटाइल है। और यहाँ पर आपका जो रैम है उसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। अब इनका अंतर समझो। जो स्टैटिक रैम जो होता है वो उसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ना बिल्कुल ऐसे स्थिर है।
और यहाँ पे जो डायनेमिक रैम है ये यहाँ पे कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी इधर कभी उधर, ऐसे डगमगाता रहता है बेचारा, है ना। तो जो ये डायनेमिक रैम है इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम चाहते हैं ये बिल्कुल ऐसे सेंटर में आ जाए और ये ऐसे डगमग डगमग करता रहता है। तो सेंटर में लेकर आने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश करना पड़ता है तो जाहिर सी बात है इसकी थोड़ी स्पीड भी स्लो होगी डायनेमिक की, और जो स्टैटिक है इसकी तो स्पीड भी काफ़ी फास्ट होती है। और आपको पता होगा रिफ्रेश करने के लिए हम कौन सी की दबाते हैं, F5, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे ख़त्म होता है अपना रैम में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो रोम है, रोम में क्या होगा, ये रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। यहाँ पर ये जो रोम है इसका मेन काम ये होता है कि ये बूटिंग प्रोसेस में यूज़ की जाती है जी। अच्छा ऐसा है, हाँ जी ऐसा ही है। और जो प्रोम होती है ये होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार मैन्युफैक्चर ने जो लिख दिया, बना दिया, उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते उस प्रोग्राम को। अब यहाँ पे ई प्रोम क्या होता है, इसको चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, यूवी किरणों की सहायता से। और ई प्रोम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इसको हम इलेक्ट्रिकली ही इरेज कर सकते हैं। अब इस ई प्रोम का ही आगे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा इसका थोड़ा मॉडिफाई वर्जन है जिसको हम बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी। अब इस फ्लैश मेमोरी में क्या होगा, इसमें आप इरेज तो कर सकते हो, इरेज करने के साथ साथ आप दोबारा से लिख भी सकते हो, री रिटर्न। बात आई समझ में। अब यहाँ पे जो रोम है वो भाई बूटिंग प्रोसेस में यूज़ की जाती है। अब कैसे, इसको समझो, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बूटिंग करने के लिए जो चिप यूज़ होती है वो BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद जब जो ये बूटिंग का प्रोसेस चलता है उसमें एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं आप पोस्ट टेस्ट। कौन सा पोस्ट, क्या मतलब है जी इसका, इसका मतलब होता है जी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब रोम आपको पता है इसको मैन्युफैक्चरर के द्वारा इंस्टॉल कर दिया जाता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर आपकी एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है आपकी वार्म बूटिंग। कोल्ड समझो, जब आपका जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल ठंडा है ना, आप तब उसको स्टार्ट करते हो तो वो क्या कर रहे हो, आप कोल्ड बूटिंग कर रहे हो। और इस कोल्ड बूटिंग को ही फर्दर जाना जाता है किसके नाम से, हार्ड बूटिंग के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, हार्ड बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है, आपका जो बर्फ़ है, बर्फ़ ठंडा होता है, साथ में वो हार्ड होता है भाई, उसको फोड़ना पड़ता है। अब उसके बाद जो वार्म बूटिंग होती है वो रीस्टार्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब वार्म बूटिंग को ऑल्सो नोन एज अ सॉफ्ट बूटिंग। अब यहाँ पे वार्म होता है गर्म। अब जब कंप्यूटर गर्म हो जाता है तो क्या करते हो, फटाफट से उसको रीस्टार्ट करते हो ताकि थोड़ा सा अच्छे से वो काम करे, इजीली स्मूथ तरीके से काम करे। अब वार्म जो वो गर्म जो होता है वो सॉफ्ट भी तो होगा, ऐसे स्मूथली मक्खन की तरह वो डगमगाएगा। उसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, अब जो ये बूटिंग प्रोसेस है, बूट स्टेप है, वो किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। अब जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप बूट स्ट्रैप कैसे करोगे, है ना। उसके बाद है आपकी सेकेंडरी मेमोरी जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है। ये भी क्या है आपका, क्या है जी, ये आपका नॉन वोलेटाइल है, परमानेंट मेमोरी होती है। यहाँ पे हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक है, टेप है, CD है, DVD है, जिप है, ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, लास्ट क्वेश्चन, जो आपका, एक मिनट रुको, जो आपका फर्म वेयर होता है वो आपके रोम से किस प्रकार से रिलेटेड होता है और वो कहाँ पर पाया जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है और ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। तो मुझे बताइए, फर्मवेयर, तो यहाँ पे जो ये फर्मवेयर होता है जी, देखो पहले तो ये आपका स्टोर सिस्टम में स्टोर होता है। ये इसको हम जैसे यूज़र जो होते हैं वो डिलीट नहीं कर सकते, है ना। आपने देखा होगा जब आप नया फ़ोन खरीदते हो, अपने नए फ़ोन में आपके कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो पहले से ही इंस्टॉल होते हैं, आप चाहे भी तो उनको डिलीट नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना, बिल्कुल। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है CD रोम में।
अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पे आपका जो ये कंट्रोल है और आपका शिफ्ट है और आपका जो ये अल्टर की है, ये कौन सी है, क्या बोला जाता है इनको? ये आपकी मॉडिफायर की होती है। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टर जो है ये आपकी मॉडिफायर की होती है। अब यहाँ पे जो आपकी ये शिफ्ट वाली की होती है, अब शिफ्ट के साथ अगर आप एक दबाते हो तो किसका एक्सक्लेमेटरी जो साइन बनता है, ये इस तरह का साइन बनता है ना। ओह, मेरा तो एग्जाम पास हो गया है ना। इस तरह का जो एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पे बनेगा अगर आप शिफ्ट +1 दबाते हो। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। तो जो शिफ्ट है वो बेसिकली आपको सिंबल को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ 2 दबाते हो तो ये आपका @ का साइन बन जाएगा। ठीक है, बस भाई आज की क्लास हमारी इतनी ही थी और मुझे नहीं लगता आपका जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में कुछ बचा है। मैंने सब ही कुछ कवर करा दिया है। हर एक टॉपिक को मैंने यहाँ पे टच करने की कोशिश करी है। तो मुझे लगता है आज आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट रिवीजन के लिए आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। और तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।